हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संसद यानी हमारी पार्लियामेंट इसका अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर जो है पूरी तरीके से पीवाईक्यू और एमसीक्यू पर आधारित होने वाला है, ठीक है। और इस पूरे पीवाईक्यू और एमसीक्यू के माध्यम से ही क्या दोस्तों हम पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा आज का लेक्चर पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू पर बेस्ड है दोस्तों, याद रखना है। इसके माध्यम से दोस्तों हम क्वेश्चन की फ्रेमिंग का पता करेंगे और पता करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से फ्रेम किए गए हैं, उनका पैटर्न क्या है, किस तरह से एग्ज़ाम पेपर में जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है उसके डेटा और फैक्ट के साथ मिसमैच किया जाता है, और किस तरह से दोस्तों हमारे कॉन्सेप्ट का परीक्षण किया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। तो ये दोस्तों आज का हमारा लेक्चर सारा का सारा पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू पर होगा, और इसी के माध्यम से क्या दोस्तों हम हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर को रिवाइज करने की और देखते हैं किस तरह से हमारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। तो दोस्तों अभी पहले से बता देता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पीवाईक्यू है और बेस्ट एमसीक्यू ऑफ टेस्ट पेपर, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा पार्लियामेंट हमारा रिवाइज होने वाला है। क्या है, कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर पूरे कवर हो जाएंगे, सारे के सारा डेटा और फैक्ट भी कवर हो जाएंगे, और साथ के साथ सारा का सारा पैटर्न भी कवर हो जाएगा, जितने भी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ के साथ दोस्तों इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारा क्वेश्चन को पढ़ने की, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहले ही बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या है, हम जो अप्रोच अपना रहे हैं सीधे के सीधे क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, और उसका आंसर भी ऑलरेडी दिखा हुआ है। इसके अंदर दोस्तों टाइमर लगा के आपसे आंसर नहीं पूछा जाएगा। हम पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ रिवाइज करने वाले हैं और पूरा का पूरा टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, जो रेगुलर यूट्यूब पर क्लासेस अन्य कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, बेसिक क्लास ये बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि इन विच एरिया राज्यसभा एंड लोकसभा है सेम पावर। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन में पूछा रहा है कि जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों किन किन मुद्दों पर हमें समान देखने को मिलेगी। सो दोस्तों पढ़ते हैं कि रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज मतलब अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उसको बनाने में लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा। तो दोस्तों ये हमें गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऑल इंडिया सर्विसेज के फॉर्मेशन में क्या है दोस्तों, हमें राज्यसभा की विशेष पावर देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा विकल्प था रिगार्डिंग द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के संदर्भ में लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, यस इट इज़ द वेरी करेक्ट। नेक्स्ट बात क्या है दोस्तों कि रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों सरकार को यदि हटाना है तो इसके पास क्या है, लोकसभा के पास विशेष पावर देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारी जो सरकार है वो क्या है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है, ठीक है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। एंड दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन की यदि बात करेंगे तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो भी क्या है दोस्तों, केवल और केवल लोकसभा में आता है, ठीक है। तो इसके अनुसार भी दोस्तों क्या है, गवर्नमेंट को हटाना क्या है, लोकसभा के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशल पावर है लोकसभा की, तो ये हमारा सी आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंड रिगार्डिंग द सबमिशन ऑफ रिडक्शन प्रपोजल, इसका मतलब है दोस्तों कि जो कटौती प्रस्ताव है ये राज्यसभा का विशेष पावर, तो ये भी गलत हमें देखने को मिलेगी कटौती प्रस्ताव भी, क्योंकि दोस्तों बजट क्या है, लोकसभा की जिम्मेदारी होती है, और उसके अंदर कटौती प्रस्ताव क्या है, केवल लोकसभा में किया जा सकता है। तो ये लोकसभा की स्पेशल पावर हमें देखने को मिलेगी। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने क्या है, केवल एक टॉपिक था राज्यसभा और लोकसभा कहाँ कहाँ पर इक्वल है, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, हमने ये भी पढ़ लिया कि लोकसभा कहाँ ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा और राज्यसभा में समानता कहाँ है, और लोकसभा कहाँ ज़्यादा पावरफुल है या उनकी कोई विशेष स्थिति है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि इस तरह से यदि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस तरह से टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो हमारा रिवीजन भी बहुत स्मार्ट तरीके से हो जाएगा, और साथ के साथ क्या है, हमें पता भी चल जाएगा कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या है, किस तरह से कॉन्सेप्ट और फैक्ट और डेटा इसके साथ क्या है मिसमैच किया जाता है, और किस तरह से पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इक्वल स्टेटस ऑफ राज्यसभा विथ लोकसभा। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है दोस्तों, इसमें पूछा रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा कहाँ पर इक्वल हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ लिख लेना दोस्तों कि राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा बताना है, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, इसमें क्या है दोस्तों, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा। तो यस ये बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा पूछा जा रहा है
पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, तो यस दोस्तों जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है, सामान्य विधेयक है, उसमें लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, यस इट इज़ अ वेरी करेक्ट आंसर, करेक्ट, ठीक है। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशू, तो दोस्तों बोला कि अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय राष्ट्रपति, तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी करने को स्वीकृति को लेकर है, तो इसमें क्या है दोस्तों, हमें तीनों के तीनों सही देखने को मिलेंगे। तो लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा यहाँ पर तीनों ही इन केसेस में देखने को मिलेगी। तो देखा दोस्तों कि हमने क्या है, एक टॉपिक था हमारा लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा कब होगी, तो ये दोस्तों इन इन मुद्दों में हमें देखने को मिलेगी। तो एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं, हाथ लगे क्या है, ठीक है। स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट, तो यस इट इज़ अ वेरी करेक्ट। इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ ऑर्डनरी बिल, तो यस इट इज़ करेक्ट। एंड अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट, तो यस तीनों ही मामलों में क्या है, लोकसभा क्या है दोस्तों, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, इन तीनों में हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि पावर एंड स्टेटस ऑफ राज्यसभा आर सिमिलर टू दोज ऑफ लोकसभा इन फॉलोइंग रिस्पेक्ट, तो सेम क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि कहाँ पर लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा हमें देखने को मिलेगी। इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी बिल, तो यस दोस्तों इंट्रोडक्शन एंड पासिंग एंड ऑर्डिनरी बिल को दोस्तों सही देखने को मिलेगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, तो यस ये भी सही देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस बिल विच इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो यस तीनों के तीनों ही दोस्तों हमें सही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यदि मनी बिल लिखा रहता है तब क्या है, राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू लोकसभा, बट यहाँ पर फाइनेंशियल बिल की बात की गई, तो इसलिए दोस्तों तीनों के तीनों करेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, क्या है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सामान्य विधेयकों को पुरस्थापित करना और पारित करना, यस। संविधान संशोधन विधेयक को पुरस्थापित करना, पारित करना, यस। एंड वित्तीय विधेयक की बात की जा रही है, उसको पूरे स्थापना करना और भारत की संचित निधि से व्यय शामिल, तो यस ये हमें सही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमें क्या है दोस्तों, हम सभी को पता होना चाहिए कि भारत की जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, उससे व्यय करने के लिए और उस पर कोई भी खर्चा पारित करने के लिए आपको संसद की परमिशन लेनी पड़ती है। और संसद का मतलब क्या होता है, संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, तो तीनों से मिलकर क्या बनती है, संसद मिलकर बनती है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो तीनों के तीनों हमारे क्या है, राइट हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं हम शायद एक सो ये बताया गया है दोस्तों कि कहाँ कहाँ पर हमें लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा देखने को मिलेगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा कैन अलोन इनिशिएट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों इसमें कंपैरिजन बताया गया है कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और उसका इलेक्शन दोनों में राज्यसभा और लोकसभा क्या है, राज्यसभा और लोकसभा इक्वल है, यस। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो उपराष्ट्रपति है उसमें क्या है दोस्तों, राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू लोकसभा, क्योंकि दोस्तों रिमूवल का प्रस्ताव केवल वाइस प्रेसिडेंट का राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है। द रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो हमारे इतने कर्मचारी हैं, कौन, न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग और लेखा महानियंत्रक, इनको हटाने के लिए क्या दोस्तों, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा दोनों इक्वल देखने को मिलेगी, ठीक है। द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशू बाय प्रेसिडेंट, तो दोस्तों क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृत करने के मामले में भी क्या है दोस्तों, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और क्या है दोस्तों, और कहाँ कहाँ एक जैसी देखने को मिलेगी राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा। तो अप्रूवल ऑफ ऑल थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसीज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के द्वारा तीनों ही प्रकार की जो इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर की गई है, तो इस मामले में भी क्या दोस्तों, लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा हमें देखने को मिलेगी। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें क्या बोला, सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर ऑफ देयर टू हाउसेस, हाउएवर दे आर ओनली लोकसभा आंसरेबल टू लोकसभा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि ये जो भी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर है उनको किसी न किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, हालांकि ये लोकसभा के प्रति आंसरेबल होते हैं, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट लाइक फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, तो ये दोस्तों क्या है, इन सभी की रिपोर्ट, चाहे वित्त आयोग हो, यूपीएससी हो और सीएजी हो, इन सभी की रिपोर्ट क्या दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। एक्सपांशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड यूपीएससी, तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि यदि आप
सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सपांसन करना चाहते हो, चाहे यूपीएससी का एक्सपांसन करना चाहते हो, उसमें क्या है लोकसभा और राज्यसभा की क्या है दोस्तों सेम पावर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये इतने सारे एरिया थे जहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा क्या है दोस्तों बराबर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, मतलब दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि जो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर हमें कौन सी देखने को मिलेगी। तो रेटिफाई एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो दोस्तों अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो इमरजेंसी में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों की समान भागीदारी देखने को मिलेगी। पासिंग एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो क्या होता है क्या दोस्तों नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करना अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो यस दोस्तों ये क्या है केवल लोकसभा में ही किया जा सकता है, तो ये तो सही है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो दोस्तों ये गलत हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या है दोस्तों, इसमें तो हमें क्या है दोस्तों ये हमें लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा देखने को मिलेगी। ठीक है, और रेटिफाई एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो इसमें भी क्या है दोस्तों इसमें भी हमें याद रखना है कि लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2 इज करेक्ट। तो दोस्तों देखा हमने कि किस तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जा रही है और किस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से पैटर्न बनाया जा रहा है और साथ ही किसान किस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ क्या है अदला बदली की जा रही है। तो ये हमें दोस्तों ध्यान रखना है। और हमारा आज का विषय भी दोस्तों इस वीडियो में यही है कि हमें क्या है जो एमसीक्यू की फ्रेमिंग है उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाट विल हैपन आफ्टर राज्यसभा मेक सब्सटेंसिव अमेंडमेंट टू मनी बिल। तो दोस्तों इसमें पूछा रहा है कि यदि मनी बिल में राज्यसभा कुछ अमेंड करती है तो क्या होगा। तो इसमें दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो लोकसभा कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा एंड टेक फ्यूचर एक्शन ऑन दिस बिल। तो ये दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों याद रखना है कि जब मनी बिल क्या है दोस्तों ये एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की, क्योंकि दोस्तों क्या है लोकसभा कैन एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट, तो यदि राज्यसभा ने किसी प्रकार का अमेंडमेंट किया है तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकती है रिजेक्ट भी कर सकती है और बिल को बिना वापस पहुंचाए आगे की कार्यवाही भी कर सकती है। ठीक है, फर्दर एक्शन भी कर सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये मनी बिल के बारे में नॉट फाइनेंस बिल। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा इज नॉट वास्टेड एनी पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल। तो दोस्तों ये भी कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है मनी बिल के बारे में। तो इसमें बोला गया दोस्तों कि राज्यसभा क्या दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो राज्यसभा है राज्यसभा इज नॉट वास्टेड एनी काइंड ऑफ पावर आइदर रिजेक्ट और अमेंड द बिल। तो ये बात बिल्कुल सही देखने को मिलती है दोस्तों कि राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती और अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हमें क्या है सही देखने को मिल रहा है। ठीक है, राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो यस दोस्तों क्योंकि वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स ये केवल क्या है केवल लोकसभा की स्पेशल पावर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही देखने को मिल रही है, राइट। नेक्स्ट बात की जा रही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन राज्यसभा। सो दोस्तों हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो राज्यसभा में डिस्कस्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कैन नॉट लगाकर क्या है दोस्तों क्वेश्चन को क्या है ये कैन नॉट लगाकर क्वेश्चन को के डेटा के साथ क्या छेड़छाड़ की है। तो बस यही तो दोस्तों हमें एग्जामिनेशन में पता करना होता है कि किस तरह से क्या है एमसीक्यू की फ्रेमिंग में डेटा फैक्ट या कॉन्सेप्ट के साथ क्या है छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये तीसरा वाला हमारा क्या है रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो जहाँ भी 3 हो जाएगा वहाँ पर उसको क्या हम रॉन्ग कर देंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा 1 और 2 करेक्ट हमारा निकल कर आ जाएगा, राइट। सो दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ कि हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं। हम इस वीडियो में क्या है पूरी तरीके से हम इस वीडियो में क्या है दोस्तों पैटर्न को समझने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम डेटा और फैक्ट के साथ किस तरह से एमसीक्यू के अंदर छेड़छाड़ की जाती है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में दोस्तों हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो कितने स्ट्रांग है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट का जब परीक्षण किया जाएगा तो उसको हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, इन द नेशनल इंटरेस्ट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अक्वायर लीगल पावर एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेजोल्यूशन पास। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या जा रहा है कि राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है। सो दोस्तों कब विधिक शक्ति प्राप्त करती है। सो दोस्तों इट शुड बी पास्ड बाय द राज्यसभा विद
विद नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि लोकसभा कब राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में कोई भी कानून बना सकती है। तो दोस्तों जब राज्यसभा उपस्थित और वोट देने वालों का विशेष बहुमत क्या होता है, इसे बोलते हैं 2/3 से क्या दोस्तों एक प्रस्ताव पारित कर देती है, तभी क्या दोस्तों राज्यसभा के क्या है स्टेट लिस्ट पर क्या है लोकसभा कोई भी लेजिस्लेशन बना सकती है। सो ये दोस्तों हमें विशेष रूप से याद रखना है, ये एक स्पेशल या विशेष बहुमत के द्वारा प्राप्त या विशेष बहुमत से बनने वाले लेजिस्लेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो द फाइनल पावर टू से वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इसकी जो अंतिम पावर है वो किसके पास है, ये है लोकसभा के स्पीकर के पास। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो कोई भी बिल है वो मनी बिल है या नहीं, ये कौन बताएगा अंतिम रूप से, वो लोकसभा के स्पीकर हमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की आ रही जॉइंट सीटिंग के बारे में, कि जॉइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस इज प्रिसाइडेड बाय लोकसभा स्पीकर। तो दोस्तों यस दोस्तों ये बात भी सही है कि जो हाउस इसकी क्या है स्पीकर के द्वारा ही, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा ही क्या है दोस्तों प्रिसाइड की जाती है। द रेजोल्यूशन टू एंड द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय ओनली लोकसभा। तो ये बात भी सही है, द रेजोल्यूशन टू एंड द नेशनल इमरजेंसी कैन बी पास्ड ओनली बाय लोकसभा। तो दोस्तों अकेली लोकसभा के माध्यम से भी हम क्या है नेशनल इमरजेंसी को पास कर सकते हैं। तो यस ये तीनों की तीनों करेक्ट है। ठीक है, तो देखा दोस्तों कि किस तरह से जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं और फैक्ट डेटा है वो यदि हमारे क्लियर रहते हैं तो हम किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें बोला गया है कि तो निम्नलिखित मामलों में शक्तियाँ लोकसभा के असमान है। तो दोस्तों इसमें बात कही गई है कि राज्यसभा की शक्तियाँ और लोकसभा की शक्तियाँ कब असमान हमें देखने को मिलेगी। तो अब दोस्तों किसकी बात कह रही है, यहाँ पर असमानता की बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में क्या है स्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। तो क्या है दोस्तों अब यहाँ पर हमारी लोकसभा की बात की गई है कि जो धन विधेयक है हमारा जो मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या दोस्तों लोकसभा में पूरी स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती है, उसे इस विधेयक को सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के साथ 14 दिन तक के अंदर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। तो ठीक है दोस्तों ये भी हमें याद होना चाहिए या हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर होनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा की जो सिफारिशें हैं उनको स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, और दोनों ही मामलों में सदन के द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब जो भी हमारा मनी बिल है दोस्तों, मनी बिल के ऊपर यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, और बिना सिफारिश को माने भी क्या है दोस्तों इसे दोनों ही सदनों से पास माना जा सकेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है लोकसभा के मनी बिल के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वित्त विधेयक की बात की जा रही है दोस्तों, जिसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं। तो वित्त विधेयक अकेले अनुच्छेद 14 का मामला नहीं है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, लेकिन पारित करने के लिए दोनों शक्तियां समान हैं। सो दोस्तों फाइनेंस बिल की बात करेगी, फाइनेंस बिल जो है वित्त विधेयक अनुच्छेद 110 के माध्यम से सिर्फ लोकसभा में ही पूर्व स्थापित किया जा सकता है, लेकिन पारित करने के लिए दोनों की शक्तियां समान हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जो हमारा फाइनेंस बिल है वो राज्यसभा से भी पास होना चाहिए। ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसमें बताने की अंतिम शक्ति क्या है लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो दोस्तों हमें पता ये स्पेशल रूप से पता होना चाहिए कि कोई भी जो धन विधेयक है जो हमारा मनी बिल है वो कोई भी विधेयक मनी बिल है या नहीं, इसको जो अप्रूवल या बताने की शक्ति है वो किसकी है लोकसभा अध्यक्ष की हमें देखने को मिलेगी। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जॉइंट सिटिंग जो कि आर्टिकल 108 से हमें देखने को मिलेगी, उसकी अध्यक्षता क्या दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, संयुक्त बैठक में लोकसभा ज़्यादा संख्या से जीतती है, सिवाय इसके कि सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में विपक्ष से कम हो। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जब भी ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसमें क्या है जो सत्तारूढ़ दल है उसके जीतने की संभावना अधिक से अधिक हमें देखने को मिलती है।
राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। सो दोस्तों इसमें क्या है कि जो राज्यसभा है हमारी, राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ बजट पर क्या है दोस्तों, सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, लेकिन जो डिमांड फॉर ग्रांट है इसकी ऊपर मतदान नहीं कर सकती। तो ठीक है, ये हमने देख लिया कि यहाँ पर राज्यसभा इज़ नॉट इक्वल टू लोकसभा। ठीक है, अब बात करेंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जा सकता है। सो दोस्तों इसमें वो लगा है कि राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू लोकसभा बिकॉज ऑफ राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको एंड करने का संकल्प सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के द्वारा ही पारित किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। तो ये भी बताया गया कि यहाँ पर भी क्या है, मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए राज्यसभा इज नॉट इक्वल टू लोकसभा। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है दोस्तों क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, लोकसभा के प्रति ही देखने को मिलेगा। लेकिन राज्यसभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों की चर्चा एवं आलोचना कर सकती है। तो ये भी दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमारी जो राज्यसभा है वो लोकसभा की कार्यों की या सरकार के कार्यों एवं उसकी नीति की क्या दोस्तों, उनकी नीतियों की एवं कार्यों की चर्चा एवं आलोचना कर सकती है राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यदि उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 के संकल्प से यदि कोई संकल्प पारित कर दिया जाता है तो राज्य सूची के विषय पर क्या दोस्तों, किसी भी राज्य सूची के विषय पर संसद क्या है फिर लेजिस्लेशन बना सकती है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से याद रखना है क्या है, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3। क्या याद रखना दोस्तों, उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 हमें विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद द रेफरेंस ऑफ स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा कंसीडर। तो दोस्तों राज्यसभा की जो स्पेशल पावर है उसके बारे में हमें कुछ बताना है। द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यस दोस्तों, ये ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने में राज्यसभा की स्पेशल पावर हमें देखने को मिलती है। इट इज़ द वेरी करेक्ट। द पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। तो यस दोस्तों, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है उसमें भी क्या है, राज्यसभा की हमें विशेष पावर देखने को मिलती है। ये बात सही ही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, द पावर टू मूव एनी रेजोल्यूशन रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यस दोस्तों, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति है उनको हटाने का जो प्रस्ताव है सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों, हमारी करेक्ट देखने को मिलेगी। तो ऑल 3 आर वेरी करेक्ट। सो दोस्तों हम बात करते हैं कि राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई। तो दोस्तों राज्यसभा को क्या है दोस्तों, 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। तो चलो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला ये है आर्टिकल 249 के अनुसार कि संसद को राज्य सूची में विधेयक बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि जो राज्यसभा आर्टिकल 249 के माध्यम से राज्यसभा संसद को क्या है, किसी भी राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। लेकिन अभी हमने पीछे पढ़ा कि उपस्थित एवं मतदान देने वालों का 2/3 है ना, मतदान देने वाला का 2/3 के विशेष बहुमत से क्या है पारित करना पड़ेगा ऐसा रेजोल्यूशन। ठीक है, दूसरी शक्ति ये है कि संसद को केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने हेतु अधिकृत कर सकती है। सो दोस्तों राज्यसभा क्या है, आर्टिकल 312 के माध्यम से क्या है, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज के सृजन के लिए केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए क्या है, इस प्रकार की प्रस्तावना कर सकती है। ठीक है, राज्यसभा। तो ये राज्यसभा की स्पेशल पावर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरी पावर क्या है, केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो दोस्तों ये बात हमें याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति है उसको हटाने की प्रक्रिया केवल और केवल राज्यसभा में ही हो सकती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति को हटाने संबंधी कोई संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो आर्टिकल 67 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है उनको केवल राज्यसभा के संकल्प के द्वारा ही हटाया जा सकता है, मतलब राज्यसभा ही इनिशिएट करेगी रेजोल्यूशन। ठीक है, हमारा जो
नेक्स्ट है कि यदि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल अथवा राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल की घोषणा ऐसे समय करते हैं जब लोकसभा भंग की जा चुकी है। सो दोस्तों यदि लोकसभा भंग की जा चुकी है तब किसी भी प्रकार का आपातकाल क्या है दोस्तों, इसकी घोषणा राष्ट्रपति राज्यसभा के अनुमोदन पर प्रभावी होगी। सो दोस्तों ये भी क्या है दोस्तों, एक स्पेशल कंडीशन है। जब भी आर्टिकल 352, 356 और 360 के माध्यम से हम किसी प्रकार का आपातकाल लगा रहे हैं, लेकिन उस समय क्या है दोस्तों, हमारी लोकसभा क्या है, डिसॉल्व हो चुकी, भंग हो चुकी है, तब क्या है दोस्तों, राज्यसभा की स्पेशल पावर हो जाती है कि इसको पास करे या इसे लागू करे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसनेशनल पावर ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांसनेशनल पावर की बात करें कि जो ट्रांसनेशनल पावर का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट की। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि टू मेक लॉ फॉर इंडियंस लिविंग इन अब्रोड। तो दोस्तों इससे बताया गया है कि जो ट्रांसनेशनल पावर संसद की ये होती है कि वे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए भी क्या है दोस्तों, कानून बना सकती है हमारी संसद। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसनेशनल पावर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विद द रेफरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर फॉलोइंग। तो दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर के बारे में हमें पता करना है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट बट जुडिशरी हैज़ राइट टू मेक लॉ रेसिडुअरी सब्जेक्ट। सो दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि न्यायपालिका की कोई कहीं से कहीं तक कोई भूमिका नहीं है कानून बनाने में। ठीक है। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट की बात करें दोस्तों, जो हमारे रेसिडुअरी सब्जेक्ट है उसके ऊपर कानून बनाने का काम किसका है, संसद का है। ठीक है, लोकसभा का है। राइट। An ordinance promulgated by president need to be passed by parliament within 6 weeks, otherwise it will lapse। तो ये दोस्तों ये बात बिल्कुल सही बात की जा रही है कि क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो उसे 6 हफ्ते के अंदर संसद से पारित करवाना आवश्यक होता है, अन्यथा ये निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा बिल्कुल सही देखने को मिलता है। ठीक है। तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि क्या है दोस्तों, आर्टिकल 1, 2, 3 के माध्यम से क्या है, हमारा राष्ट्रपति क्या है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और दोस्तों अध्यादेश कब जारी करता है, जब कोई भी हाउस क्या है, एक्टिव नहीं होता। जैसे दोस्तों संसद के अंदर किसी भी हाउस की बैठक होती तो पहली बैठक या के पहले दिन से लेकर 6 हफ्ते के अंदर अंदर क्या है, उसको इस रेजोल्यूशन को या इस अध्यादेश को क्या है, पास करवाना होता है। यदि पास नहीं कराएंगे तो ये अध्यादेश क्या है दोस्तों, निष्प्रभावी हो जाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद क्या है, संघ सूची के 97 विषयों पर कानून बना सकती है और समवर्ती विषय पर भी संसद कानून बना सकती है, परंतु क्या है, राज्य विधायिका को भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 248 में कहा गया है कि संसद अवशिष्ट विषयों पर भी विधि निर्माण करेगी। सो दोस्तों हमारी जितनी भी रेसिड्यूरी पावर है, क्या है दोस्तों, जितनी भी हमारी रेसिड्यूरी पावर है, आर्टिकल 248 के माध्यम से क्या है, रेसिड्यूरी पावर पर क्या है, हमारी संसद मतलब संघ सरकार कानून बनाएगी। ठीक है। तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि हमारे जो विषय है स्टेट लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में है, और बाकी के जो विषय हैं वो क्या है, हमारे रेसिड्यूरी पावर या रेसिड्यूरी सब्जेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अवशिष्ट विषय किसी भी अनुसूची में शामिल नहीं है। सो दोस्तों ये सभी को पता होना चाहिए भी कि जो अवशिष्ट विषय है किसी भी अनुसूची में हमें शामिल होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसे 6 सप्ताह के अंदर क्या संसद के द्वारा पास कराया जाना आवश्यक होता है। ठीक है। विधि निर्माण में लोकसभा तथा राज्यसभा को बराबर शक्तियाँ प्राप्त है। तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा जो भी लॉ मेकिंग का कार्य है तो लॉ मेकिंग में लोकसभा और राज्यसभा को बराबर शक्तियाँ प्राप्त है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो हमारी लोकसभा है और इधर राज्यसभा है, इक्वल है लॉ मेकिंग मतलब विधि निर्माण में। ठीक है। विधि निर्माण में। ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए दोस्तों कि किसी भी विषय पर हमें क्या है, संघ सूची का कोई भी विषय हो, चाहे समवर्ती सूची का विषय हो, उस पर
शुरुआत क्या है, लोकसभा में भी हो सकती है और राज्यसभा में भी उसकी शुरुआत हो सकती है। और फिर क्या है दोस्तों, दोनों हाउस में ये बिल जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट क्या है साइन करेंगे, और साइन करने के बाद क्या है ये बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। बिल क्या है फिर एक्ट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है कि जो लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियाँ हैं किसी भी प्रकार के लॉ मेकिंग एक्टिविटी में, ठीक है। विद द रेफरेंस द फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसमें वित्तीय शक्तियों के बारे में बताना है पार्लियामेंट की। तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट लेवी एनी टैक्स एंड बट इन अकर एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों इसमें क्या बोला जा रहा है कि संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका किसी भी प्रकार का कर नहीं लगा सकती, लेकिन व्यय कर सकती है। तो दोस्तों कर लगाना हो चाहे एक्सपेंडिचर करना हो, इस दोनों ही कंडीशन में हमें संसद की अनुमति लेनी होती है। तो दोस्तों क्या इसमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ तक तो बिल्कुल सही बोल दिया, लेकिन इतने वाले पार्ट के अंदर दोस्तों गलत स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। तो यही दोस्तों हमें समझना है कि किस तरह से हमारे एमसीक्यू फ्रेम किए जा रहे हैं और कहाँ पर हमें सावधान होकर पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है कि संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से आय व्यय पर नियंत्रण रखती है। तो यस दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि हमारी जो संसदीय समितियां हैं उनके माध्यम से क्या है, संसद की जो समितियां विभिन्न माध्यमों इस समितियों के माध्यम से ही क्या दोस्तों आय और व्यय का नियंत्रण रखा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हमें देखने को मिलेगा। तो सेकंड इज वेरी करेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संघ की वित्तीय शक्तियां संसद की अनुमति के बिना कार्यपालिका न तो किसी भी प्रकार का टैक्स लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर कर सकती है, ठीक है। बजट पर भी संसद का ही नियंत्रण होता है, ठीक है। जितना भी बजट है हमारा उस पर क्या है, संसद का नियंत्रण हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। संसद की अनुमति के बिना बजट में आय व्यय की अनुमति नहीं मिलती है। सो दोस्तों इसमें क्या है, यदि बजट में भी आप किसी प्रकार की आय और व्यय को बढ़ाना या घटाना चाहते हो, कोई भी खर्च करना चाहते हो, तो उसमें भी हमें संसद की अनुमति आवश्यक होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। सरकार के समस्त खर्चों को कटौती प्रस्ताव के माध्यम से संसद अनुदान की मांगों के अनुरूप स्वीकृत या अस्वीकृत करती है। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि संसद के अंदर कई प्रकार के प्रस्ताव होते हैं, जिसमें से कटौती प्रस्ताव भी हमें देखने को मिलेगा। और इसके माध्यम से दोस्तों यदि संसद में सरकार ने संसद में अनुदान की मांग की है तो उसको स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है इन प्रस्तावों के माध्यम से, ठीक है। संसद विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से क्या है दोस्तों आय एवं व्यय पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। समितियां सरकार के खर्चों की जांच करती है। क्या दोस्तों, ये जो समितियां हैं सरकार के खर्चों की जांच करती है तथा अनियमित या अवैध कृत्यों के मामलों को भी सामने लाती है। सो दोस्तों यदि सरकार किसी भी प्रकार के अनियमितता बरतती है फाइनेंसिंग में और अवैध काम करती है तो इसको भी क्या है दोस्तों सामने लाने का काम करती है हमारी समितियां, ठीक है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका संचित निधि से किसी भी प्रकार का खर्च नहीं कर सकती। तो याद रखना दोस्तों क्या विशेष रूप से कि जो संसद की स्वीकृति के बिना हमारी जो कार्यपालिका है किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं कर सकती। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका संचित निधि से क्या दोस्तों, कार्यपालिका संचित निधि से क्या है खर्चा नहीं कर सकती, ठीक है। ये विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि संसद के संवैधानिक शक्तियों के संदर्भ में बताना कि संसद के पास कौन कौन सी संवैधानिक शक्तियां हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का विस्तार या उन्हें कम कर सकती है। तो यस दोस्तों हमारी संसद के पास इस बात की पावर है कि वह मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को विधायी रूप प्रदान कर सकती है। तो यस दोस्तों इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा जो भी हमारे डीपीएसपी है उनके ऊपर क्या है कोई भी एक्ट या कानून बना सकती है। नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। तो यस ये भी संवैधानिक शक्ति है। तो तीनों के तीनों क्या दोस्तों हमारे करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तीनों के तीनों हमारे सही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए पढ़ते हैं हम संसद को प्राप्त संवैधानिक शक्तियाँ, ठीक है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है। ये हमारे आर्टिकल 368 में देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ संविधान संशोधन क्या है विशेष बहुमत से होंगे और कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति से होंगे, ठीक है। क्या दोस्तों एक बार इसको दोस्तों खास रूप से याद रखना है कि कुछ संशोधन ऐसे होंगे जो विशेष बहुमत से होंगे और कुछ संशोधन ऐसे होंगे जिसमें विशेष बहुमत के साथ क्या है दोस्तों हमें आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति भी लेनी होगी, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है।
नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, तो यस ये बात बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। संसद क्या है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। मौलिक अधिकारों का विस्तार कर सकती है, उन्हें घटा या बढ़ा सकती है, तो ये बात भी हमें सही देखने को मिल रही है। संसद ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को विधायी रूप प्रदान कर सकती है, तो ये बात भी बिल्कुल हमें करेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। केशवानंद भारती वाद के बाद हमने संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में बदलाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमको सबको याद रखना होगा, जो हमारा केशवानंद भारती केस है उसके अंदर क्या है दोस्तों, हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को अपनाया था। इसमें कहा गया था कि संसद किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है आर्टिकल 368 के माध्यम से, लेकिन क्या है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यदि ऐसा करती है तो उस एक्ट या उस संशोधन को नल एंड वाइड या अल्ट्रा वायरस करार दे दिया जाएगा, ठीक है। विद द रेफरेंस टू कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो दोस्तों इसमें संसद की अवमानना की बात की जा रही है कि संसद की अवमानना के संदर्भ में कौन से कथन सही या गलत है। संसद की गरिमा के विरुद्ध किया गया भाषण तथा अध्यक्ष अथवा सभापति के कार्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना संसद की अवमानना है। तो दोस्तों ये बात बोली जा रही है कि संसद की गरिमा के विरुद्ध किया गया कोई भी भाषण या कोई भी ऐसा कार्य जो अध्यक्ष और सभापति के कार्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता हो, ये संसद की अवमानना में गिना जाएगा। तो यस ये बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। संसद को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, तो यस ये बात भी बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। क्या है दोस्तों, संसद को क्या है अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार हमें मिलेगा, ठीक है। सो दोस्तों ये कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ऐसी कार्रवाई जो संसद के किसी सदन या उसकी समितियों अथवा उसके अधिकारियों के द्वारा संपादित कार्यों में बाधा उत्पन्न करने तथा साथ ही किसी व्यक्ति के द्वारा अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे काम किए गए हैं जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, संसद की अवमानना या विशेष अधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा। तो यस दोस्तों ये बिल्कुल सही देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। संसद की अवमानना का अभिप्राय अत्यधिक व्यापक है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो संसद की अवमानना है उसका जो क्षेत्र है वो अत्यधिक व्यापक हमें देखने को मिलेगा, जिसमें विशेष अधिकार का उल्लंघन भी शामिल है। इसका मतलब है यदि आपने विशेष अधिकार का उल्लंघन कर दिया है तो उसको भी संसद की अवमानना के अंदर गिना जा सकता है, ठीक है। अवमानना और विशेष अधिकार के बीच अंतर करना संसद का कार्य है। दोस्तों यदि पूछा जाए तो यहाँ से भी दोस्तों एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि संसदीय विशेष अधिकार और संसदीय अवमानना के बीच जो अंतर करना और इसको स्पष्ट करना है किसका काम है, तो ये संसद का काम हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। संसद की गरिमा के विरुद्ध किया गया भाषण अथवा तथा अध्यक्ष अथवा सभापति के कार्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना संसद की अवमानना है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि जो संसद की गरिमा के विरुद्ध आपने कोई भी भाषण दिया है या फिर अध्यक्ष अथवा सभापति के कार्यों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया, तो इन दोनों ही कंडीशन क्या है दोस्तों, संसद की अवमानना मानी जाएगी, ठीक है। भारत में न्यायालयों को यह बात मानी है, भारत में न्यायालय जो भी हमारी न्यायपालिका है उन्होंने इस बात को माना है कि किसी विशेष मामले में विशेष अधिकार भंग हुआ है या नहीं, इस प्रश्न का फैसला करने का अधिकार केवल संसद या राज्य विधानमंडल को है। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसने भी बताया है कि राज्य विधानमंडल हो चाहे संसद हो, उसके अंदर संसद की अवमानना हुई है या नहीं हुई, इसका उनका जो विशेष अधिकार भंग हुआ है या नहीं हुआ, इसका फैसला कौन करेगा, राज्य विधानमंडल करेंगे या संसद करेगी। इसमें क्या है, जुडिशरी का कोई भी रोल हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। न्यायालय की तरह संसद को भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। तो दोस्तों जिस तरह से न्यायालय को दंड देने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से क्या है, संसद को भी अपनी अवमानना के लिए क्या है, दंड देने का अधिकार है। तो ये दोस्तों विशेष रूप से याद रखना है कि जो हमारी संसद है उसको भी अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका पार्ट 2 भी देखिएगा, ठीक है, ताकि हम PYQ और MCQ के माध्यम से क्या है पूरा पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो बेहतर हो सके। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।